नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनावी राजनीति बड़ी गजब होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेता चुनाव प्रचार के दौरान एक वाक्य बोले और पूरे चुनाव का नैरेटिव सेट हो जाए। चुनाव का सारा दारोमदार उसी एक वाक्य पर निर्भर हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हज़ारों वाक्य बोलते हैं और उसका कुछ असर नहीं होता, कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं बनता, कोई नैरेटिव नहीं बनता। और ये चुनाव दर चुनाव आपने बार बार देखा होगा, मैंने भी देखा है। दो बातों का जिक्र करता हूँ, एक 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव और एक अभी जो दिल्ली में हो रहा है विधानसभा का चुनाव। 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य बोला था। शायद उनकी ये पहली ही चुनावी सभा थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय। अखिलेश सरकार के कामकाज का आकलन उन्होंने सिर्फ एक वाक्य में कर दिया था। पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है प्रशासन की, 5 साल सपा का राज कैसे चला, सरकार कैसे चली, अखिलेश यादव ने सरकार कैसे चलाई, अगर उस सब का निचोड़ कहें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत विस्तार की बातें, वो तो चुनाव प्रचार के दौरान होती ही रहती हैं। लेकिन उनका एक वाक्य जो था वो लोगों के दिल में उतर गया और उनका वाक्य था कि इनका काम नहीं कारनामा बोलता है। अब कारनामा बोलता है ऐसा शब्द था जिससे लोगों के मन में जो घाव थे, ख़ास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर, मुजफ्फरनगर के दंगे को लेकर, उसके अलावा जो दबंगई थी सपा नेताओं की, जिस तरह से महिलाओं बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, अब बेटियों की क्यों बात करें, बेटों की भी सुरक्षा खतरे में थी, उस सब को समराइज करते हुए ये एक वाक्य था, कारनामा बोलता है। और जो कुछ हुआ था उसके अलावा, चाहे प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे कानून व्यवस्था या फिर विकास के मामले में हो, सबको समराइज करता हुआ ये वाक्य था। और यही वाक्य एक तरह से पूरे चुनाव का थीम बन गया, पूरे चुनाव का नैरेटिव बन गया। अब इसको केवल विस्तार देने की ज़रूरत थी। अलग अलग सभाओं में प्रधानमंत्री और उनके अलावा जिन लोगों ने प्रचार किया, सब नेताओं ने इसी को केंद्र बिंदु बनाकर बात आगे बढ़ाई। और नतीजा क्या आया? भाजपा की ऐतिहासिक विजय। अपने सहयोगियों के साथ 403 में से 325 सीटें भाजपा को मिली और अकेले 312 सीटें मिली, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ? 224 या 226 सीटें जीती थी 2012 में समाजवादी पार्टी। तब मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से सक्रिय थे और उन्होंने चुनाव जीतने का, अपने जीवन में पहली बार उनको 2012 में बहुमत मिला था उनकी पार्टी को, अकेले दम पर। और उन्होंने सत्ता अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी थी। 224 या 226 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2017 में 47 सीटों पर सिमट गई। ये होता है चुनाव का नैरेटिव बदलने वाला नारा और उसका असर। और ये मतलब कोई बहुत ज़्यादा रणनीति बनाकर दिए गए नारे नहीं होते हैं। ये जो अनुभव से जो है स्वतः स्फूर्त निकलते हैं। हो सकता है किसी ने बनाया हो सकता है प्रधानमंत्री के मन में पहले से ये नारा आया हो, लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 5 सालों में अखिलेश यादव के राज में जो तस्वीर उभरती थी, उस पूरी तस्वीर को ये रिप्रेजेंट करता था ये वाक्य, ये नारा। अब यही काम प्रधानमंत्री ने अपनी पहली चुनावी सभा में दिल्ली में किया है। सिर्फ एक बात उन्होंने बोली, अरविंद केजरीवाल के बारे में, उनके शासन के बारे में, उनकी पार्टी के कामकाज के बारे में, और 10 साल में जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह से दिल्ली का डेवलपमेंट रोका, जिस तरह से यमुना की सफाई का दावा करते रहे, कुछ हुआ नहीं, जिस तरह से बड़े बड़े घोटाले हुए, कट्टर ईमानदार बनकर आए थे और कट्टर बेईमान की छवि लेकर इस समय जनता के बीच में है। उन्होंने एक शब्द के इस्तेमाल, पूरे वाक्य का भी इस बार इस्तेमाल नहीं किया, आपदा। कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली पर आपदा बनकर आई है। और उसके बाद फिर इसका विस्तार किया, किस किस तरह की आपदा बनकर आई है, क्या क्या किया है इन्होंने 10 सालों में, किस तरह से दिल्ली को धोखा दिया है, कितने घोटाले हुए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो स्कूलों के निर्माण का घोटाला हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, एक के बाद एक घोटाले। लेकिन सबसे ऊपर शीश महल।
अरविंद केजरीवाल ने उस समय अपने लिए सरकारी आवास का रेनोवेशन करवाया अपने, जिस समय देश में कोरोना चल रहा था। दिल्ली में लोग मारे मारे फिर रहे थे ऑक्सीजन खोजने के लिए, ऑक्सीजन की भारी कमी थी। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को डीटीसी की बसों में बिठाकर जो है उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया था, लोगों से घर खाली करवा लिया गया था जो किराए पर रह रहे थे, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। ये स्थिति थी दिल्ली की। उस समय अरविंद केजरीवाल अपने लिए अल्ट्रा लग्जूरियस अपार्टमेंट बनवा रहे थे, घर बनवा रहे थे। वो मकान सरकारी है, ये बात ठीक है आम आदमी पार्टी की कि भाई वो मुख्यमंत्री आवास है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी वो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो रहेगा। लेकिन बात यह है कि जो उस पर खर्च हुआ और जिस समय खर्च हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आ गई। अरविंद केजरीवाल का दुर्भाग्य देखिए, सीएजी मुर्मू ने रिटायर होने से एक हफ्ते पहले 24 नवंबर को रिपोर्ट सबमिट कर दी शीश महल पर। हालांकि उसकी जांच जो है विजिलेंस की भी हो रही है और दिल्ली के एलजी ने उसकी जांच सीबीआई से करने का भी आदेश दे दिया है कि जो एस्टिमेट शुरू हुआ था वो 8 करोड़ कुछ लाख से शुरू हुआ था और 33 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। और उसमें लगाया क्या गया, उसमें ज़्यादातर खर्च जो ये एस्टिमेट बढ़ा, जो खर्च बढ़ा, जो 3 गुना 4 गुना या उससे ज़्यादा हो गया खर्च, सबसे बड़ी वजह थी कि उसमें एंटीक आइटम्स और इस तरह के दिखावटी जो सामान होते हैं, सजावटी सामान, दिखावटी नहीं सजावटी करना, हालांकि दिखावटी ही दिखाने के लिए होते हैं, उन पर खर्च किया गया। पर्दों पर, एसी पर, उसके अलावा बाथरूम फिटिंग्स पर, टाइल्स पर। ये आम आदमी पार्टी के नेता का घर बन रहा था। और जाहिर है कि देखिए जो भी सत्ता में होता है वो ये मान कर चलता है कि सत्ता स्थायी होगी हमारी। कोई ये मान कर नहीं आता। आप अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, चले जाइए आप सांसदों के निवास में, विधायकों के निवास में, उनको मालूम है कि 5 साल के लिए चुनकर आए हैं, 5 साल बाद फिर लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से घरों का, फ्लैट्स का रेनोवेशन कराते हैं वो देखने लायक होता है। अरविंद केजरीवाल ये कराएंगे, ये लोगों को, मुझे नहीं लगता किसी को भी, उनके बड़े से बड़े समर्थक या विरोधी को भी ये उम्मीद रही होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कराया तो कराया, इसको डिफेंड किया। ऐसा है, गलती तो किसी से हो सकती है, लेकिन गलती को जब आप डिफेंड करते हैं तो वो अपराध बन जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती को अपराध बनने दिया। और इसी तरह से शराब घोटाले में अब तक जितने तथ्य सामने आए हैं उनसे एक बात साबित हो चुकी है कि शराब घोटाले में शराब के ठेकेदारों ने, कंपनियों ने पैसा दिया आम आदमी पार्टी को, और उस पैसे का गोवा के चुनाव में उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, जो कहें आप, इसके भी प्रमाण हैं। और किस तरह से, किस चैनल से आया, किसके द्वारा आया। उस चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल गए वहाँ 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में रुके, उसका बिल किसने दिया इसका भी प्रमाण है। उसके बावजूद आप देखिए अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी। अगर वो उस पर माफ़ी मांग लेते कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, तो शायद दिल्ली की जनता उनको माफ़ कर देती। और उनके इस रवैये से मुझे याद आता है बोफोर्स कांड। जब बोफोर्स का मामला पहली बार आया था, स्वीडिश रेडियो की खबर के जरिए भारत पहुंची थी ये खबर कि बोफोर्स सौदे में दलाली ली गई और दी गई, तब राजीव गांधी ने अगर कह दिया होता कि मैं पता लगा रहा हूँ, दलाली ली गई है, दलाल था, और मैं अब पैसा पूरा जो है वसूल करूँगा जो दलाली के रूप में दिया गया है, देश का पैसा जाने नहीं दूंगा, लोगों के टैक्स का पैसा है उसको वापस ले आऊँगा, मुझे नहीं लगता कि बोफोर्स घोटाला उनके गले का पत्थर बनता और कांग्रेस पार्टी के लिए आज तक वो कलंक के रूप में मौजूद रहता। लेकिन आज तक मौजूद है क्योंकि राजीव गांधी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। वही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। लेकिन मैं दोनों की तुलना इस मामले में नहीं करूंगा कि बोफोर्स घोटाले का कोई सीधा लाभ राजीव गांधी को नहीं मिला था, उन्होंने पैसा नहीं लिया था, तो इसलिए वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं थे उस घोटाले के। दूसरे लोग थे जो उनके कुछ करीबी भी थे जिनमें, लेकिन इसका तो सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है।
और मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि आज़ाद भारत में पिछले 77 सालों में पहला ऐसा मामला आया है जब किसी भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों ने और अदालत की सहमति से किसी पॉलिटिकल पार्टी की वाइकेरियस लायबिलिटी तय की हो। वाइकेरियस लायबिलिटी होता है परोक्ष आरोप, कह लीजिए, जैसे कंपनियों के मामले में होता है, कॉर्पोरेट्स के मामले में होता है कि अगर कोई बड़ा घोटाला हुआ है और वो सीईओ या चेयरमैन जो भी सीएमडी है कंपनी का, उसकी जानकारी में हुआ है और फिर भी उसने एक्शन नहीं लिया है, तो उसकी वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है। जिसने घोटाला किया वो तो, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होती ही है, लेकिन जो कंपनी का प्रमुख है और कंपनी के खिलाफ भी होती है। यही मामला आम आदमी पार्टी का है और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। अगर ये बात साबित करने में, तथ्यात्मक रूप से संदेह से परे साबित करने में जांच एजेंसी अगर सफल हो जाती है तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी की मान्यता एक राजनीतिक दल के रूप में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस चुनाव में शराब घोटाला, शीश महल और अरविंद केजरीवाल के धोखे हैं। अब पंजाब से महिलाएं आकर प्रदर्शन कर रही हैं, दिल्ली की इस समय जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके घर के बाहर। पंजाब का चुनाव हुआ विधानसभा का 2022 में। चुनाव से पहले घोषणा की आम आदमी पार्टी ने कि हमारी सरकार बनी तो 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपया महीना देंगे। आज 2025 में है, फरवरी मार्च में चुनाव हुआ था, लगभग जनवरी में घोषणा हुई थी, तो एक तरह से कहिए लगभग 3 साल हो गए इस बात को, आज तक एक भी पैसा नहीं मिला। ये जो मुफ्त की घोषणाएं हैं, इनकी घोषणा करना तो आसान होता है, लेकिन इनके लिए संसाधन जुटाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये पंजाब की सरकार को पता चल रहा है, ये कर्नाटक की सरकार को चल रहा है। ये जो 5 गारंटी का झंडा लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सिद्धारमैया घूम रहे थे, अब वो उनके गले का इतना बड़ा पत्थर बन गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे हैं। मुफ्त बस सेवा महिलाओं के लिए घोषणा की और जनवरी में, मतलब इसी साल इसी महीने की बात कर रहा हूँ, तोहफा कर्नाटक के लोगों को दिया है बस का किराया बढ़ाकर। विधायक रो रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, वो साफ साफ कह रहे हैं। उसके अलावा भी मंत्रियों ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं दे सकते, क्योंकि हमको जो 5 गारंटियां हैं पार्टी ने दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। तो कर्नाटक में डेवलपमेंट का काम रुक गया है। वही कमोबेश हाल दिल्ली में हुआ। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के समय जो काम हुआ और उसके अलावा जो केंद्र सरकार ने काम किया, उसका फ़ायदा उठाने की, उसका श्रेय लेने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब वो चुनाव से पहले एक नई योजना अपनी लेकर आए हैं कि 70 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनको मुफ्त इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिलेगा, चाहे जितना खर्च हो, खर्च की कोई सीमा नहीं है। सवाल तो ये है कि पहले कि आप गरीबों को जो ये सुविधा केंद्र सरकार की ओर से मिल रही थी, योजना थी, उसका लाभ क्यों नहीं लेने दिया। इसी तरह से किसान सम्मान निधि 2019 से मिल रही है, लेकिन दिल्ली में आज तक नहीं मिलती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन जिम्मेदार हो सकता है? तो कुल मिलाकर दिल्ली का चुनाव, मेरा मानना है कि ये इस आपदा के आसपास जो है केंद्रित हो गया है चुनाव का मुद्दा। जिस तरह से 2017 में काम नहीं कारनामा बोलता है उसका प्रभाव हुआ, उसी तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा हैं और इस आपदा से दिल्ली को मुक्त कराना है। ये मुद्दा जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बन गया है। अब पता चलेगा, चुनाव की अधिसूचना जारी हो, जो कि अब किसी भी दिन जारी हो सकती है, इसी हफ्ते होनी है। उसके बाद रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि इसका कितना असर हुआ। लेकिन इसका असर हो रहा है, क्या इतना असर होगा कि सरकार बदल जाए, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। उसकी एक ही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उस अवसर का
उस परिस्थिति का राजनीतिक लाभ उठाया, उस तरह से दिल्ली में उठा पाती है क्या? बहुत बात होती है कि दिल्ली में भाजपा का संगठन खराब है, नेतृत्व नहीं है, ये सब बातें होती हैं। ज़रा 2017 के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन की याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली से भी खराब स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी। 1991 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत मिला था, उसके बाद सीधे 2017 में मिला। 26 साल इंतज़ार करना पड़ा। ये इत्तेफाक की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 1998 में गई थी, उसको भी 26 साल पूरे हो गए, 27वां साल है। ये महज इत्तेफाक की बात है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिन बहुरे थे, क्या दिल्ली में बहुरेंगे? ये जो बातें होती हैं ना कि नेतृत्व नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर राज्य में नेतृत्व हो, आपके पास विश्वसनीय नेतृत्व हो, संगठन हो, उसका भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हो, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जब मतदाता ये फैसला कर लेता है कि जो सत्ता में है उसको किसी भी कीमत पर हटाना है, तो वो ये सब बातें नहीं देखता है, फिर ये सब बातें गौड़ हो जाती हैं। सामान्य चुनाव में जो है ये सब बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है तो आपके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आपके संगठन का जो है भौगोलिक और सामाजिक विस्तार नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन जब इस तरह का माहौल में परिवर्तन आता है, मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं असम का। जब एजीपी बनी थी असम गण परिषद, छात्रों ने बनाई थी, जो छात्र आंदोलन चला रहे थे असम में घुसपैठियों के विरोध में, और पहली बार चुनाव लड़े, सत्ता में आ गए, पूर्ण बहुमत के साथ आ गए। मुख्यमंत्री सहित ज़्यादातर कैबिनेट के सदस्य यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकलकर शपथ ग्रहण समारोह में गए, मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए। तो जनता जब बदलाव लाती है तो इस तरह से लाती है। और याद कीजिए 414 सीटें थीं राजीव गांधी की, और 5 साल बीतते बीतते सत्ता से बाहर हो गए। उस समय लगता था 1984 में जब 414 सीटें आई थी तो लगता था कि अब तो कांग्रेस को कोई हिला ही नहीं सकता, कांग्रेस जो है सदा के लिए हो गई है। लेकिन मतदाता इस तरह के गुरूर को, इस तरह के घमंड को बहुत जल्दी तोड़ देता है। तो क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का ये घमंड, ये अहंकार टूटेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आपदा का जो नारा है, जो नैरेटिव है, वो इतना प्रभावी होगा कि सत्ता बदल दे? इन सब सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में मिलने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।